हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस के यादव और स्वागत है आप सभी का लॉजिकल क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर 2, इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे उनमें different system of classification used by the taxonomist। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू सिस्टमैटिक्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और लास्ट में देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये टॉपिक्स तो हम चैप्टर 2 के पार्ट फर्स्ट में करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 का दूसरा पार्ट जो है वो डील करेगा किंगडम मोनेरा को। इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट डील करेगा किंगडम प्रोटिस्टा को और चौथा पार्ट डील करेगा किंगडम फंजाई को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट फर्स्ट से। Different system of classification used by the taxonomist। टैक्सोनोमिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम क्लासिफिकेशन के यूज किए हैं, जिनमें 3 जो बेसिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम was based on one or a few superficial similarities। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें कॉमनैलिटी फाइंडिंग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और वो कॉमनैलिटी या सिमिलरिटी सिर्फ अगर सुपरफिशियल जान ली गई, उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा गया। ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किन टैक्सोनोमिस्ट के द्वारा अडॉप्ट किया गया? एडोप्टेड बाय एरिस्टोटल, लिनियस। इन्होंने किन रिलेशनशिप को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था? जो एक्चुअल रिलेशनशिप थी प्लांट और एनिमल की, उसको इग्नोर कर दिया गया, सिर्फ सुपरफिशियल सिमिलरिटी को देखा गया। जैसे फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल्स को सब डिवाइड किया। उन्होंने एनिमल्स को सब डिवाइड कैसे किया कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सी में रहते हैं, सी में रहने वाले एनिमल्स का एक ग्रुप बना दिया, जबकि सी में रहने वाले एनिमल्स जो है ना वो डिफरेंट काइंड्स के हैं। उनमें सिमिलरिटी कुछ में है, कुछ में नहीं है, लेकिन नहीं होने के कारण भी एक ही ग्रुप में रख दिया। तो हम कह सकते हैं सिर्फ सुपरफिशियल सिमिलरिटी देख ली, उसकी हैबिटेट को देखकर उसको क्लासिफाई कर दिया, एक ग्रुप में रख दिया। तो ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। इसी प्रकार एक एग्जांपल लिनियस का लेते हैं। कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स। जो स्टेमन का नंबर और अरेंजमेंट है फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन लिनियस ने इस प्रकार कर दी। तो ये भी आर्टिफिशियल तरीका था। उसका नंबर और अरेंजमेंट देखने का मतलब है कि सिर्फ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर नहीं देखा। स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ नंबर एंड अरेंजमेंट आर्टिफिशियली जो है ना क्लासिफाई कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिन टैक्सोनोमिस्ट ने अडॉप्ट की, उसमें फ्यू सुपरफिशियल सिमिलरिटीज को ध्यान में रखा। उसके बाद दूसरा सिस्टम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको जिस साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया, उसने नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स स्टडी किया। नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स। कंसिडर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स। नेचुरल सिस्टम में ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया गया। लाइक उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा गया,
उसकी एनाटॉमी देखी गई, उसकी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी किया गया, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री पर ध्यान दिया गया, तब जाकर क्लासिफाई किया गया किसी ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट बाय बेंथम एंड हुकर नेचुरल क्लासिफिकेशन थी। बेंथम और हुकर ने जो फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन थी। बेंथम एंड हुकर, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन, हुकर, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो नेचुरल थी। तीसरा सिस्टम फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था। Phylogenetic system of classification was based on evolutionary relationship between the various organisms. अब यहाँ evolutionary relationship को ध्यान में रखकर organism को classify किया जाने लगा। evolutionary relationship क्या है कि all of sudden कोई organisms इस अर्थ पे नहीं बना। organisms evolve होते आए हैं, एक species दूसरी species से transform होती आई है, यानी इवोल्यूशन हुआ है। कौन सा जीव कहाँ से इवोल्व हुआ है ये ध्यान में रखते हुए, सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए इस सिमिलरिटी पर ज़्यादा विचार किया कि कौन सा जीव किस पुराने जीव से मॉडिफाई बदल कर नई स्पीशीज बना है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड एंड देन द ऑर्गेनिज्म इज क्लासिफाइड। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो जो ऑर्गेनिज्म एक ही टेक्सा से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एंसेस्टर भी कॉमन होगा, क्योंकि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर किया गया, उनका पूर्वज एक है। फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले एडोल्फ एंगलर ने अडॉप्ट किया था। अब बात आती है न्यू सिस्टमैटिक्स की। तो स्टूडेंट्स, न्यू सिस्टमैटिक प्रपोज करने वाले थे सर जूलियन हक्सले। 1940 में सर जूलियन हक्सले ने नया सिस्टमैटिक की परिभाषा दी, जिसमें ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक जेनेटिक्स भी ध्यान में रखी गई, साइटोलॉजी को भी ध्यान में दिया, पेलियंटोलॉजी स्टडी ऑफ फॉसिल्स उसको भी ध्यान में रखा गया, डेवलपमेंटल फिजियोलॉजी पर भी ध्यान दिया गया। तो इस प्रकार से सर जूलियन हक्सले ने ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, जिसको नाम दिया गया न्यू सिस्टमैटिक्स। देखिए, न्यू सिस्टमैटिक्स के बिहाफ पर नई नई टेक्सोनॉमी की ब्रांचेज, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। क्रोमोसोम का कितना नंबर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम का बिहेवियर माइटोसिस मियोसिस के दौरान कैसा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस इंफॉर्मेशन के आधार पर भी क्लासिफिकेशन गहराई से की गई। तो इस प्रकार की टेक्सोनोमी को हम साइटोटैक्सोनॉमी में कंसीडर करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। सभी कैरेक्टर्स को नंबर और कोड दे दिए गए, और बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे नंबर और कोड हो जाने पर उनका एनालिसिस करना इजी नहीं था। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। नंबर और कोड देने के बाद कैरेक्टर्स को, उन डाटा को प्रोसेस किया गया कंप्यूटर की मदद से। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एग्जिस्ट हुई। तीसरी ब्रांच है टेक्सोनॉमी की, कीमोटेक्सोनॉमी। इसमें हम यूज करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजोल्व कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर प्लांट इस ग्रुप का है या इस ग्रुप का है, तो उस ग्रुप के साथ उसके फिर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को भी ध्यान में रख लेते हैं कि इसका इंग्रेडिएंट क्या है, केमिकल इसमें कौन सा स्टोर फूड है, ग्लाइकोजन है या उसमें स्टार्च है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर भी
क्लासिफिकेशन करने में मदद ली जाती है। तो केमिकल्स के हिसाब से जो टैक्सोनॉमी की ब्रांच बनी कीमोटैक्सोनॉमी। अब अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले डेवलप हुआ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल लिनियस के टाइम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था, जिसमें दो ही किंगडम में सभी लिविंग बीइंग को डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इन दोनों किंगडम का जो बेसिक डिफरेंस था वो सेल वॉल था। किंगडम प्लांटी में सभी प्लांट्स कंसीडर किए गए, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की सभी सेल्स पर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल की सेल पर सेल वॉल नहीं होती। इस बेसिक डिफरेंस के साथ दो किंगडम बनाए गए एरिस्टोटल लिनियस के टाइम में, और उस समय सभी जीवों को दो ही किंगडम में स्टडी किया जाता था। फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया के साथ तीसरा किंगडम बताया, किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकल ने जो तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा प्रपोज किया था 1866 में, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी सभी माइक्रोब्स का था। प्लांट्स और एनिमल्स में से उन्होंने माइक्रोब्स को अलग कर दिया और उनका एक अलग ही किंगडम बनाया, अलग ही ग्रुपिंग की कि जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको अलग से स्टडी किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे यूनिसेलुलर या बहुत छोटे हैं। उसके बाद प्रपोज चौथा किंगडम हुआ हर्बर्ट एफ कोपलैंड के द्वारा। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट हुआ, जिसमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा के साथ किंगडम मोनेरा एग्जिस्टेंस में आया। यानी प्रोटिस्टा में से प्रोकैरियोट्स को फिर अलग किया गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाला जो किंगडम प्रोटिस्टा था, जो अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज कर दिया था, कोपलैंड ने उस में से भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अलग करने का प्रस्ताव रखा कि जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक थी, प्रिमिटिव टाइप थी। दिस किंगडम of classification, four kingdom classification was proposed by Copeland in 1938 for all the prokaryotes. Kingdom Monera contains all the prokaryotes. उसके बाद बात आती है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन was proposed by Robert Harding Whittaker in 1969. R.H. Whittaker Whittaker ने क्लासिफिकेशन करने के लिए काफ़ी मेहनत की, एनालिसिस किया और उसके बाद 5 किंगडम बताएं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। देखिए ये 4 सिस्टम प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा पहले ही प्रपोज किए जा चुके थे। अब फंजाई को प्रपोज किया R.H. Whittaker ने। R.H. Whittaker ने ना सिर्फ किंगडम फंजाई को प्रपोज किया, बल्कि इन 5 किंगडम को अरेंज करने का तरीका भी बताया। देखिए फंजाई को बहुत पहले प्लांट में स्टडी किया जाता था, बट क्योंकि फंजाई के ऊपर सेल वॉल होती है इसलिए प्लांट में स्टडी किया जाता था। लेकिन फंजाई में स्टोर फूड ग्लाइकोजन लाइक एनिमल सेल्स, और बहुत सी ऐसी सिमिलरिटीज हैं कि उनकी सेल एनिमल से ज़्यादा रिलेट करती है ना कि प्लांट से। इसलिए अगर उसको एनिमल में स्टडी करें तो सेल पे सेल वॉल होती है, सेल वॉल होने की वजह से एनिमल्स में स्टडी नहीं कर सकते, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग है। इस प्रकार R.H. Whittaker ने ये 5 किंगडम बनाए और कई क्राइटेरिया को ध्यान में रख के बनाए। आइए देखते हैं कि R.H. Whittaker ने इन 5 किंगडम को किस तरह से अरेंज किया। देखिए किंगडम मोनेरा को सबसे बेस में रखा है। किंगडम मोनेरा को बाकी किंगडम से
पहले एग्जिस्ट माना गया और इसको बेस में रखा गया। किंगडम मोनेरा के बाद रखा किंगडम प्रोटिस्टा को। उसके बाद इन 3 किंगडम को प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया को बराबर बराबर रखा। उसका इस तरह से अरेंजमेंट के पीछे एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था कि इस लाइन से नीचे नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मोनेरा है और वो प्रोकैरियोटिक है। उनकी सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। डीएनए इज नेक्ड विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। इस लाइन से ऊपर ऊपर सारे यूकैरियोट आते हैं। प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया सब यूकैरियोट हैं। अब बात करें कि मोनेरा से बने होंगे प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा से फिर इवोल्यूशन हुई 3 डायरेक्शन में। कुछ प्रोटिस्टा प्लांट बन गए, कुछ प्रोटिस्टा फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा एनिमल। यानी इस लाइन से नीचे नीचे सारे यूनिसेलुलर है। तो पहले तो सेल की कॉम्प्लेक्सिटी चेक हो रही है कि सेल कॉम्प्लेक्स है, ऊपर वालों में सेल कॉम्प्लेक्स है, नीचे सेल सिंपल है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है, सिंपल सेल है, सेल कॉम्प्लेक्स है। इस लाइन के बाद ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी शो हो रही है। ऊपर के तीनों किंगडम में ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, जबकि ये नीचे वाले दोनों ही यूनिसेलुलर है। इस प्रकार आर.एच. वाइटेकर ने कई क्राइटेरिया, कई पॉइंट्स को ध्यान में रखकर 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन प्रपोज की। जो मेन क्राइटेरिया थे क्लासिफिकेशन आर.एच. वाइटेकर के, वो थे सेल का स्ट्रक्चर भी स्टडी किया उन्होंने, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन भी देखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी ध्यान में रखा। देखिए प्लांटी ऑटोट्रोप्स हैं, फंजाई सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक नेचर के, एनिमेलिया होलोजोइक टाइप के हैं। तो इस प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया, उनके रिप्रोडक्शन पर भी ध्यान देकर इसको भी एक मेन क्राइटेरिया माना गया है आर.एच. वाइटेकर के द्वारा। उसके साथ साथ फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखी। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई और फिर प्लांटी, एनिमेलिया नहीं लिया, बल्कि प्रोटिस्टा के बाद 3 किंगडम उन्होंने रखे कि ये माना गया कि प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा प्लांट में इवोल्व हो गए, कुछ प्रोटिस्टा फंजाई और कुछ प्रोटिस्टा एनिमल में इवोल्व हो गए। यानी फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो हो रही है यहाँ पर। तो ये मेन क्राइटेरिया थे आर.एच. वाइटेकर के कि सेल का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आर.एच. वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन 5 किंगडम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे हम सेल वॉल स्टडी करते हैं, इनकी सेल वॉल कैसी है, सेल की टाइप कैसी है, सेल वॉल कैसी है, इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन कैरेक्टर्स पर ध्यान देकर ही 5 किंगडम जो है ना आर.एच. वाइटेकर के द्वारा बनाए गए सभी जीवों के। तो किंगडम मोनेरा में अगर सेल की टाइप देखें तो प्रोकैरियोटिक है, मतलब न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, नेक्ड है, क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक, प्लांटी और एनिमलिया, यानी मोनेरा ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स है। सेल वॉल देखें तो मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड से बनी हुई। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है। फंजाई में प्रेजेंट है लेकिन उसमें सेलुलोज नहीं है, मेनली काइटिन होता है। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट है और सेलुलोज की होती है। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं मोनेरा प्रिमिटिव टाइप के, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। बाकी यूकैरियोट में सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ध्यान दें, मोनेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा भी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया मल्टी सेलुलरिटी शो करते हैं। तो फंजाई में लूज टिश्यू हैं,
प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन बने हुए हैं, जबकि एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक यानी सनलाइट का यूज़ करके भी अपना फूड तैयार करते हैं, और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, केमिकल रिएक्शन से भी बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार मोनेरा जो किंगडम है उसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों नेचर होती हैं। प्रोटिस्टा किंगडम है वो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी, यहाँ कीमोसिंथेटिक नहीं होते। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, और जो एनिमल और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। फंजाई की बात करें तो सभी फंजाई हेटेरोट्रॉफिक हैं। फंजाई में अपना फूड सिंथेसिस करने के लिए कोई इस प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं है कि उससे फंजाई अपना फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज कर सके, इसलिए फंजाई सारी की सारी हेटेरोट्रॉफिक हैं। इसीलिए इनको प्लांट से भी अलग कर दिया गया। तो इस सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक दोनों नेचर की होती हैं। किंगडम प्लांटी सभी प्लांट से ऑटोट्रॉफिक होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सनलाइट की मदद से अपनी बॉडी में फूड सिंथेसाइज करना, जबकि एनिमेलिया अगेन हेटेरोट्रॉफिक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक की बजाय होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक ज़्यादा है। होलोजोइक एज ए होल फूड को अपनी बॉडी में लेकर इंजेस्ट करके अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से एनिमेलिया किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो इसके साथ ही ये पार्ट जो है ना वो कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम किंगडम मोनेरा को अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।